चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हमारी एडीओ की जो क्लास है आज से वो शुरू हो रही है। और आज हम पहला क्लास जो शुरू कर रहे हैं, हिंदी भाषा शुरू कर रहे हैं। हिंदी भाषा के संबंध में मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो आज है, और आज हम लोग हिंदी भाषा समझेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का हिंदी नाम कैसे पड़ा, इन सब के बारे में एक जनरल चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप इसका ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो क्लास होगी एक ओरिएंटेशन क्लास है हिंदी भाषा के स्वरूप को समझने की। मतलब हिंदी भाषा को जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, आखिर हिंदी शब्द जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी शब्द ही किस भाषा से बना है, ठीक है। हिंदी शब्द ही हिंदी का नहीं है, ठीक है। तो जब आगे बढ़ते हैं, अच्छा पहले बताना चाहूँ कि हिंदी की जो बुक है, अगर आप लोग पास कौन सी बुक है, कोई है बुक हिंदी के लिए अगर कोई पढ़ना हो तो आप विनय पाठक की बुक पढ़ सकते हो, और एक वासुदेव नंदन। दो सोर्स आपको देता हूं मैं, एक है विनय पाठक, ठीक है, और दूसरा आप पढ़ सकते हो वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन की जो बुक है वो थोड़ा सा टिपिकल है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। और ये विनय पाठक का जो बुक है ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है, और इसमें लगभग 15 बुक का समावेश है। तो आप इधर उधर ना भटकते हुए इसको एक बार सोर्स मान सकते हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के द्वारा प्रकाशित है। तो ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, है ना। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो बुक आप सोर्स फॉलो कर सकते हो। चलिए आते हैं हम लोग सीधे हिंदी भाषा पे, ठीक। तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, जब हिंदी भाषा की उत्पत्ति अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो हिंदी भाषा। तो पहले हम लोग चलते हैं भाषा में, क्योंकि भाषा से भाषा के बाद क्या आया, हिंदी आया। तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, ठीक है। भाष धातु पहले क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, अगर आप ऑब्जेक्टिव उठाओगे तो पूछेगा कि भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कहना, ठीक है। अब कहना कैसे, जैसे मैं अपने विचार अभिव्यक्ति सोच, है ना। तो ये अपने विचार अभिव्यक्ति सोच, अपने तर्क, अपने जो भी विचार हैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, है ना, वो क्या है, भाष है। और आप अपने विचारों को मेरे थ्रू पहुंचा पाओगे, वो आपके क्या है, वो भाष है, ठीक है। भाष मतलब होता है कहना। अब कहना में क्या आ सकता है, विचार अभिव्यक्ति सोच, है ना, जो भी हो सकता है आपकी, जो भी आप कहना चाहते हो। मतलब आप अपने जो विचार हैं जो मेरे तक पहुंचाना चाहते हो, या मैं अपने जो विचार, मैं अपनी व्यक्ति, है ना, मैं अपनी सोच जो आप तक पहुंचा पा रहा हूं, ये क्या है, भाष है, ठीक है। तो एक दूसरे के संचार का माध्यम है ये, ठीक है, माध्यम है। इसी से क्या होता है, संचार होता है, ठीक है। संचार में क्या होता है, प्रवक्ता, वक्ता और प्रवक्ता दोनों होना चाहिए। जैसे मैं हूं और आप सुन रहे हो, अब मेरे कही गई बात अगर आपके तक नहीं पहुंच पा रही है तो ये संचार नहीं होगा। अगर मैं कह भी रहा हूं, आप तक पहुंच भी पा रही है, पर आप समझ नहीं पा रहे हो मेरे जो बोलने का या मेरे जो लिखने का, समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि सिंधु लिपि है, आज तक उसको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा गया, समझा नहीं जा चुका है, ठीक है। तो पढ़ना मतलब समझना, तो वहां समझा जा चुका। संचार का माध्यम तभी होगा जब एक दूसरे के बीच अभिव्यक्ति का माध्यम हो, ठीक है। मेरे द्वारा कही गई बात और आपके द्वारा सुनी गई बात जो एक दूसरे से संचार में आए, तो वो क्या है, वो भाष, ठीक है। तो पहली बात तो क्वेश्चन यहीं से बन चुका है कि भाषा शब्द किस से मिलकर बना है, संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष का अर्थ क्या होता है, कहना, ठीक है। कहना मतलब एक दूसरे के विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप हमारी बातों को समझोगे, हम आपकी बातों को समझेंगे, एक दूसरे के बीच क्या होगा, संचार होगा, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, भाष। चलिए हम लोग आते हैं हिंदी पे। हिंदी जो है, देखो सबसे पहले क्या होता है, फारस की खाड़ी। ये अगर हम लोग इंडिया देखें, इंडिया का मैप है ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान, इससे पहले क्या है, यहाँ पे फारस की खाड़ी। यहीं पास फारस की खाड़ी से विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए थे, बोलते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ था, अगर हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे तो फारस की खाड़ी से फारसी लोग आए हुए थे। एक्चुअली जो हिंदी शब्द है, हिंदी जो शब्द है, ये हिंदी का ही नहीं है, किसका है पूछेगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है, फारसी भाषा का शब्द है। ये पूछा हुआ, यहाँ पे ऑडिट लगाना, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मत लगाना हिंदी हिंदी भाषा का, कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का। फारस की भाषा, किसी का कॉल आ रहा है, फारस से रखना, हिंदी फारसी भाषा शब्द है। फारस की खाड़ी से आक्रमणकारी आए थे, विदेशी आक्रमणकारी। उन्होंने क्या हुआ, इस एरिया में देखो, इधर क्या है, सिंध प्रांत, और इधर क्या है, पंजाबी,
रहते हैं ना। आज भी पठान लोग पाकिस्तान में, आधा पंजाब हमारा कहाँ है, यहाँ पे है अमृतसर वाला एरिया में, और आधा पंजाब इधर है, और पंजाब बगल में सिंध है। तो जो सिंधी लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, सिंध प्रांत से। जब विभाजन हुआ तब वो कहाँ से आके यहाँ आए। एक्चुअली में ना यहाँ पे नदी बहती है एक, ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है, सिंधु, ठीक है, सिंधु। अब जब इन लोग सिंधी लोग यहाँ आए इंडिया में, ठीक है, या विदेशी आक्रमणकारी फारसी लोग यहाँ आए, तो सिंधु सा को उन लोग क्या बोलते थे, हा, और धा को बोल क्या बोलते थे, द, ठीक है। सा को क्या बोलते थे, हा, और धा को द। वो सिंधु ना बोल पाए तो क्या बोले, सा से सा को रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, ही, ना तो ना, और धा को क्या बोल दिए, द, तो क्या हो गया, हिंदू, ठीक है। इसीलिए आज जो हमारा जो धर्म है, देखना प्राचीन काल का हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, ठीक है। सनातनी बोलते हैं ना अपने आप को, तो सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक नाम है, किस नाम पड़ा है, सिंधु नदी के नाम पर। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको वहां पे मिलेगा। तो आज अगर ये नई जानकारी पता हो तो मैं बता दे रहा हूं कि सिंधु जो है, सिंधु में सिंधी लोग आए या फारसी लोग आए, उसको स को ह बोले और ध को क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए सिंधु 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 बोलना बोल के हिंदू हिंदू हो गया, ठीक है। और इसी सिंधु नदी के नाम पर क्या एक नया आ गया, हिंदू, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू एक नाम है, और कौन सी भाषा शब्द है, फारसी भाषा शब्द है। अब जुड़ गया, ठीक है। फारसी लोग आए थे, स को हा बोले, ध को द बोले, जिससे क्या हो गया, वो हिंदू हो गया। और हिंदू से आगे बढ़कर क्या बन गया, हमारा हिंदुस्तान, ठीक है। ये इसलिए रखना, प्राचीन काल में हमारा भारत नाम था ही नहीं। भारत नाम कब पड़ेगा, भरत कबीले के नाम पर, भरत नाम के एक राजा हुए थे, ठीक है। उन्होंने, उनके नाम पर भरत और कुरु वंश बना। मतलब इतना समझ लो, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, भरत नाम के नाम पर पे भारत वर्ष नाम पड़ा है, ठीक है। उससे पहले हमारा नाम क्या था, हिंदुस्तान, ठीक है। और ये सिंधु को उन लोग क्या बोलते थे इंग्लिश में, इंडस, ठीक है। सिंधु क्या बोलते थे, इंडस नदी। इसीलिए आगे चल के इसका नाम क्या पड़ता है, इंडिया। इसको यूनानी लोग आए, यूनानी लोग आए, यूनानी लोग उसको बोलते थे इंडस, यूनानी लोग इसको क्या बोलते थे, इंडस। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया। इंडिया ज्यादा फेमस हो गया, हिंदी पीछे हो गया, ठीक है। इसलिए वर्तमान में मोदी जी द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया है, चेंज करके भारत। अब इंग्लिश में भी भारत और हिंदी में भी भारत, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत और यूरोपीय। यूनानी को क्या बोलते हैं, यूरोपीय। यूरोपीय व्यापारी आए थे हमारे यहाँ, तो यूरोपीय से बन के नया जो भाषा बनेगी इसी को बोलेंगे भारोपीय। भारत का भा और यूरोपीय का रोपीय लेंगे तो भारोपीय। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया कि भाषा कैसे बना है और हिंदी कैसे आया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया है, भाषा शब्द किस धातु से बना है, संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है। तो किस भाषा से, भाष धातु से, किस भाषा से, संस्कृत से, अर्थ क्या होता है, कहना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, हिंदी शब्द किस भाषा से है, फारसी भाषा से। हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये क्या है, विदेशी शब्द है। पहली बात, कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। तो कैसे हुआ था, ये फारसी लोग आए हुए थे हमारे यहाँ आक्रमण में, सिंधी लोग आए हमारे यहाँ, तो सा को हा बोले और धा को दा बोले, तो सिंधु से क्या बन गया, हिंदू। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू से क्या बन के आगे चला, हिंदुस्तान। चूंकि इंडस नदी या हिंदू नदी या सिंधु नदी के किनारे आसपास जो क्षेत्र रहते थे, यहाँ पे क्या था, ये 5 आब था। पंजाब कैसे बनता है, पंजाब, 5 आब, आब मतलब होता है पानी या नदी, ठीक है, पानी। 5 नदियों की धारा को मिलकर के जो क्षेत्र बना उसको क्या बोल दिए, पंजाब। यहाँ पे था ना सिंधु सतलज कावेरी, सॉरी सिंधु सतलज झेलम रावी और सतलज, है ना, चिनाव, है ना, ये 5 नदियों का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या बोल दिए, पंजाब, ठीक है। तो 5 आब, आब मतलब नदी, आब मतलब क्या होता है, देखना परवाची शब्द में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परवाची भी जुड़ गया। आब मतलब क्या होता है, नदी। तो 5 नदियों का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया, पंजाब। और इसी क्षेत्र में जो रहे निवास किए उसको बोलते थे क्षेत्र आर्यावर्त। आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो याद रखना, सिंधु इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को क्या बोल गया, तान, हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदू नदी या सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को क्या बोल गया, हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। और बाद में वैसे क्या बोल गया, भारत के नाम पे भारत, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ हमारा हिंदी भाषा का, ठीक है। अब हिंदी भाषा से हम लोग कहाँ आते हैं, व्याकरण में। तो हम लोग क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण। समझ में आया होगा आशा करता हूं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए
अब हम लोग आते हैं हिंदी व्याकरण की ओर। अभी हम लोग हिंदी भाषा समझे, ठीक है, यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ चुका है। अब हिंदी व्याकरण, अब देखो व्याकरण क्या होता है, ठीक है, हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी से समझ गए व्याकरण क्या होता है। आप लोग के लिए मैं ना एक पेज में एक नोट्स बना के लाया हूं, ठीक है, मैं भी मेहनत किया हूं थोड़ा सा, आप लोग को भी करना है, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा अच्छे कंटेंट डिलीवर कर पाऊं, 4 चैप्टर को एक पेज में मैं समाप्त करके लाया हूं, ठीक है। तो देखो व्याकरण क्या होता है, हिंदी समझ चुके हैं, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ लिखते हैं, ठीक है। नहीं लिखोगे तो नोट्स में दे दूंगा, लेकिन ज्यादा कोशिश करना मेरे समझाने के बाद आप लिखते चलो, इससे क्या होगा, आपका दोनों चीज कंप्लीट होगा। यहाँ पे बैठने को उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, घर जाके आपको क्या पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए आप मेहनत ना करो करके मैं मेहनत करके आया हूं, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह विद्या जिसके द्वारा भाषा के शब्दों एवं उनके रूपों प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है। कुल मिलाके विधन आकरण, पहला व्याकरण का संधि विच्छेद भी अगर से पूछे, ठीक है, विधन आकरण व्याकरण, ठीक है। तो कुल मिला के नियम कानून से जो बंधे चीज होते हैं वही क्या है, व्याकरण है। लेकिन शाब्दिक अर्थ में बता दे रहा हूं, वह विद्या जिसके द्वारा भाषा के शब्दों एवं उनके रूप और उनके प्रयोग, मतलब भाषा के शब्द, उनके रूप, उनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, इन सब का जो क्या होता है संहिता, नियम कानून जो होता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे राम आम खाता है और सीता आम खाती है, राम की वजह से क्या हुआ, खाता, तो सीता की वजह से क्या हो गया, खाती। तो ये क्या हुआ, व्याकरण के नियमों का प्रयोग है। अगर यही छत्तीसगढ़ में होता, अगर छत्तीसगढ़ में अगर सीता होती तो राम आम खाते, सीता आम खाते, तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। छत्तीसगढ़ी के व्याकरण अलग है, हिंदी के व्याकरण अलग है, ठीक है। तो हर व्याकरण का अपना क्या होता है, नियम कानून संहिता होता है, ठीक है। तो इसीलिए जिसके द्वारा भाषा के शब्द और उनके रूप और उनका प्रयोग, इन सब का अगर ज्ञान हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, व्याकरण, ठीक है। याद रखना हर भाषा का अलग व्याकरण होता है, ठीक है। देखो सबसे पहला हिंदी व्याकरण, सबसे पहला किसी को पता है क्या, पहला हिंदी व्याकरण किसने निकाला था, हिंदी व्याकरण कौन लाया था, पाणिनि के बारे में सुने हो कोई, पाणिनि, ठीक है। याद रखना सबसे पहला हिंदी व्याकरण पाणिनि ने बनाया था, ठीक है। पाणिनि कृष्ट इनकी द्वारा रचना थी, पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक है, ठीक है, हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक, और ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, पहली ग्रंथ लिख लो, ठीक है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है, ठीक है जी। संस्कृत में था ना व्याकरण, ये तो पहला व्याकरण बोलेगा पूरे व्याकरण में, तो संस्कृत का व्याकरण था, पर याद रखना पहला व्याकरण बोलेगा। हम लोग व्याकरण की बात कर रहे हैं, अभी हिंदी और संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पहला व्याकरण कौन सा था, जिसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने, पाणिनि ही पहला व्यक्ति था जिसने व्याकरण बनाया था। हम लोग यहाँ पे आए हैं, है ना, अभी हम लोग संस्कृत और हिंदी में पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग क्रम से चल रहे हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, भाषा पढ़े, हिंदी उत्पत्ति कैसे हुआ, हम लोग सिर्फ अभी क्या आए हैं, व्याकरण में आए हैं। अभी मैं क्या बोला था, व्याकरण में आया हूं, ठीक है। तो व्याकरण को हम लोग भाषा पढ़े, और पहला व्याकरण, सॉरी हिंदी लिख दिया था क्या, हाँ सॉरी हिंदी देख लिया था, पहला व्याकरण, ठीक है, जो किस भाषा में था, संस्कृत का था, फ्लो में बह गया, ठीक है। तो पहला व्याकरण जो था पाणिनि ने लिखा था, इसकी रचना क्या थी, अष्टाध्यायी, ठीक है। तो पहला व्याकरण जो है आपका
संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो अष्टाध्यायी का है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो याद रखिएगा अष्टाध्याय। अब अगर हमारा छत्तीसगढ़ी बोलेगा, छत्तीसगढ़ी में बोलेगा, छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण किसने बनाया, किसे पता है क्या? हीरालाल कावोपाध्याय का नाम सुने हो? ठीक है, हीरालाल कावोपाध्याय। हालांकि हिंदी के क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, पर मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके फ्यूचर में क्वेश्चन कोई अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं व्याकरण के हिसाब से। तो पहला छत्तीसगढ़ी व्याकरण, छत्तीसगढ़ी का जो व्याकरण बनाया था उसे क्या था नाम? हीरालाल कावोपाध्याय, कावोपाध्याय। ठीक है, हीरालाल कावोपाध्याय। ये पहले हिंदी छत्तीसगढ़ी व्याकरण बनाए थे 1895 में। इन्होंने क्या किया था? छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी और 1900 में जॉर्ज ग्रियर्सन नामक व्यक्ति ने इसको प्रकाशित करवाया था, पब्लिश करवाया था। ठीक है, लिखा इन्होंने और पब्लिश किसने किया? अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने 1900 में इसको प्रकाशित किया था। हालांकि हमारे हिंदी का विषय नहीं है, पर मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डिलीवर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, जैसे एक आप क्वेश्चन नहीं, एक वो सुने होंगे गांव में, 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में पानी, ऐसा है क्या? नहीं, 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी। बोलते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पे हर 4 कोस में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे आपके क्षेत्र की भाषा कुछ और होगी, हमारे क्षेत्र की भाषा कुछ और है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, मुहावरा कहावत जो भी बोलो, कि 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में बानी। 4 कोस में पानी बदल जाता है, टेस्ट, और 8 कोस में बानी, मतलब शब्द व्याकरण चेंज हो जाता है। ठीक है, हर क्षेत्र का अपना एक भाषा होता है, अपना एक शैली होता है ना, अपना एक व्याकरण भी होता है। जैसे आप बिहार में जाओ तो बिहार का अलग है, मैथिली है ना, बिहारी, भोजपुरी। हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा अलग है। अगर छत्तीसगढ़ के ही अगर गोल घूमोगे, छत्तीसगढ़ के देखो आसपास से अगर घूमेंगे, ऊपर में क्या है? यूपी वाला भाषा। थोड़ा सा ज्यादा होगा झारखंड, इधर उड़ीसा, नीचे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर जो महाराष्ट्र, इधर एमपी। चारों तरफ क्या है? भाषाई विविधता लिए हुए छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसीलिए होते हैं। इसमें भी अगर थोड़ा सा बिलासपुर के ऊपर चले गए तो क्या आ जाएगा? कोरवा, पहाड़ी कोरवा लोग आ जाएंगे कोरबा में। ठीक है, उधर का अलग हो जाएगा, मतलब वहां का छत्तीसगढ़ी अलग है, जांजगीर छत्तीसगढ़ी अलग है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ी अलग है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ी अलग है। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ी अलग है। छत्तीसगढ़ी के कई रूप हो गए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, याद रखना। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण, मतलब विश्व में कैसे कैसे भाषा का वर्गीकरण हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा से आए हैं, अब हम लोग विश्व में भाषा वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे इंडिया में कि हिंदी कैसे आया, पहले विश्व में आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम लोग कहां से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक, पहले हम लोग जाने कि भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या है, हिंदी कैसे आया। अभी हम लोग विश्व की भाषा को वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ये आप विनय पाठक पढ़ोगे, 4 चैप्टर का एक क्लास है। ठीक है, ठीक है ना? हमारा टॉपिक का नाम है विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन कहां से बन जाए ये मैं नहीं बोल सकता, इसलिए मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं निकाल कर लाया हूँ, जो बन सकता है आपके एग्जाम में। ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है ना आएगा, पर अगर आ गया तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। ठीक है, विश्व की भाषा को याद रखना, विश्व में 13 भाषाओं में विभाजित किया गया है, विश्व को 13 भाषाओं में। ठीक है, जैसे आप निग्रिटो पढ़ते हैं, ठीक है, अफ्रीका में अफ्रीकन चलता है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ क्या चलता है? हिंदी चलता है। ठीक है, और सबका अपना अपना क्या होता है? लिपि होती है। जैसे हमारे कौन सी लिपि है? देवनागरी। ठीक है, वैसे ही हर भाषा का अपना क्या होता है? लिपि होता है। ठीक है, उर्दू फारसी चलता है उधर पाकिस्तान में। तो याद रखना, विश्व की भाषा को जोड़कर पूरे विश्व को 13 भाषाओं में, पूरे विश्व में याद रखना 13 प्रकार के माने जाते हैं भाषा परिवार। 13 प्रकार के भाषा परिवार माने गए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में बोलोगे तो 3 प्रकार का भाषा परिवार है। उत्तर में मुंडा, नीचे में द्रविड़ और बीच में आर्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार है। वैसे पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? विश्व में 13 प्रकार के भाषा परिवार माने गए हैं।
ठीक है। उन 13 प्रकार के भाषा परिवार में हमारा जो भाषा परिवार है इंडिया में, उसका नाम क्या है? भारोपीय। ठीक है, इसलिए लिखा हूं कि भा से, भारत से क्या बना है? भारत का भा लिए हैं और यूरोपीय का रोपीय लिए हैं। ठीक है, इससे क्या बना है? भारोपीय भाषा परिवार। देखो हुआ क्या था, जब हमारा फारस से जब आए थे है ना लोग, तो हमारा क्या था उस समय, चलो आगे बताता हूँ, जब आगे पहुंचूंगा फिर वहां पे फिर से बताऊंगा आप लोग को, है ना, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो याद रखना भारोपीय भाषा परिवार, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राक आर्य भाषा परिवार। प्राक आर्य भाषा परिवार। प्राक आर्य कहने का मतलब क्या है? आर्य से पहले, प्री और प्रोटो होता है ना, तो आर्यों के आने से पहले जो भाषा परिवार चल रहा था उसी क्या बोलते हैं? भारोपीय भाषा परिवार या प्राक आर्य भाषा परिवार, इसी का नाम है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। भारोपीय भाषा परिवार का संबंध किससे है? तो भारत से है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारोपीय भाषा परिवार को और किस नाम जानते हैं? तो प्राक आर्य भाषा परिवार। ठीक है, आर्यों के आने से पहले जो भाषा चलती थी उसे क्या बोलते हैं? प्राक आर्य भाषा परिवार। विश्व को कितने भाषा परिवार वर्गीकृत किया गया है? 13। 13 में हमारा कौन सा है? भारोपीय। ठीक है, तो ये कहां से चलेगा? अब देखो ये भाषा परिवार कहां से चलेगा? भारत और यूरोप। तो नाम से स्पष्ट है, हमारे नाम से स्पष्ट है कि भारोपीय है, मतलब इसका प्रचलन कहां से होगा? भारत से लेकर प्रचलन, प्रचलन कहां होगा? भारत से यूरोप तक। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा, आता है तो नहीं, वैसे आपको समझदारी के लिए है। भारत और यूरोप ये है, तो कहां चलेगा ये भाषा? भारत से लेकर के यूरोप तक चलेगा, याद रखना। इसलिए हिंदी देखना, हिंदी लगभग आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक चलता है हमारा हिंदी। ठीक है, विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा चीन की भाषा है मंदारिन, उसके बाद आपका अंग्रेजी है, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, तो भारत और यूरोपीय से मिलकर बना क्या है? भारोपीय, और इसे प्राक आर्य भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, यह इसकी मुख्यतः 10 शाखाएं हैं। भारोपीय भाषा परिवार की कितनी शाखाएं हैं? इस भाषा परिवार की 10 शाखाएं हैं, 10 ब्रांच हैं। ठीक है, 10 शाखाएं हैं। ठीक, भारोपीय भाषा परिवार की 10 शाखाएं हैं। इसका याद रखना, प्राक आर्य बताया था मैं, आर्य जाति परिवार की भाषा है ना, उससे पहले जो आए हुए थे। ठीक है, तो याद रखना भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार को अब हम लोग पढ़ते हैं, भारोपीय आते हैं। ठीक है, इसे प्राक आर्य बोलते हैं, इसकी 10 शाखाएं हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं भारोपीय। मेन हमारा क्या है? भारोपीय को पढ़ना है, क्योंकि हमारा इंडिया का है। हालांकि 13 है, 13 में से 2-3 को हम लोग जानेंगे। ठीक है, बाकी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है और ना हमको हमारे एग्जाम में आएगा, वो काम का भी नहीं है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 13 में से पहला, जो हमारे इंडिया का है, नाम क्या है? भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, ये 13 में से एक है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भारोपीय कैसे बना है? हम लोग पढ़े थे, भारत से और यूरोपीय से यूरोपीय। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्राक आर्य भाषा परिवार। प्राक आर्य भाषा परिवार। ठीक है, ये कौन सी जाति की भाषा थी? आर्य जाति की। ठीक है, ठीक, चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। भारतीय भाषा परिवार की उत्पत्ति कब से हुई? तो इस भाषा परिवार की जो उत्पत्ति हुई थी 2900 बीसी। बीसी मतलब क्या है? ईसा पूर्व। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 2900 साल पहले कौन सी भाषा आ चुकी थी? भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, तो जहां पे बीसी लिखा है मतलब वो ईसा पूर्व है, और ईस्वी जहां लिखेगा वहां पे होगा एडी लिखा होगा। मैं दोनों बता दे रहा हूँ, एग्जाम हॉल पे हिंदी में हिंदी लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन कोई अगर हिस्ट्री दे रहे हो या फिर और कोई एग्जाम सब्जेक्ट दे रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो बीसी मतलब ईसा पूर्व है, ईसा के जन्म से पहले, और कहीं एडी लिखा है मतलब वो ईस्वी है। ठीक है, तो 2900 बीसी से 2400 बीसी पूर्व। 2400 बीसी मतलब ईसा पूर्व। ठीक है,
ईसा के जन्म से 2900 से 2400 के बीच में कौन सी भाषा चलती थी? भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, 1750 में तो 2350 1750 में कौन आ गए थे? आर्य आ गए चुके थे। ठीक है, इसके भी इस समय इसके दो ब्रांच थे। ठीक है, इसको भी दो भाषाओं में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला है एनाटोलियन, एनाटोलियन, और दूसरा है आपका भारोपीय। ठीक है, इस टाइम पीरियड में भी दो ब्रांचेस थे। ठीक है, भारोपीय और एनाटोलियन। ठीक है, एनाटोलियन में क्या है? सबसे अधिक सामग्री मिली है, मैक्सिमम सामग्री प्राप्त हुई है भाषा परिवार की। ठीक है, इसी में एक भाषा आता है जिसको आपको याद रखना है, बस इसमें याद रखना है हित्ती या हिट्टी। हित्ती, हित्ती भाषा परिवार जो है पूछेगा संबंध किससे है, इसी पूछेगा। हित्ती भाषा परिवार का संबंध किससे है? भारोपीय भाषा परिवार से। आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैं बताया हूँ। एनाटोलियन का अंदर सबसे ज्यादा सामग्री हमको देखने को मिले, मतलब इसके ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। और एनाटोलियन का मतलब क्या आता है? हित्ती भाषा परिवार। ठीक है, तो हित्ती या हिट्टाइट इंग्लिश में है ये नाम, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं। हिट्टाइट, हिट्टाइट, हित्ती या हिट्टाइट। तो याद रखना कि हित्ती या हिट्टाइट भाषा परिवार का संबंध किससे है? भारोपीय भाषा परिवार से। बस हमको इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है भारोपीय, और भारोपीय के क्या है? दो रूप है। एक तो आपका लौकिक है, लौकिक। ठीक है, मतलब सॉरी, प्राचीन, प्राचीन, और दूसरा है आपका आधुनिक। ठीक है, भारोपीय भी दो प्रकार के हैं, एक तो प्राचीन भारोपीय भाषा परिवार और एक क्या है? आधुनिक। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या आते हैं? भारोपीय में आते हैं। ठीक है, भारोपीय हमको पढ़ना है, एक तो प्राचीन और दूसरा क्या है अपना? आधुनिक। ठीक है, देखो प्राचीन में कौन कौन सी भाषा आएंगी? प्राचीन में आएगा आपका पहला लौकिक संस्कृत। संस्कृत दो भाग में बांटा गया है, पहला वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। हम लोग पूरा भी डिटेल में एक चार्ट पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, वहां फिर समझ में आएगा। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि संस्कृत दो प्रकार होते हैं, एक लौकिक संस्कृत, एक दो वैदिक, दूसरा लौकिक। लौकिक मतलब जो जन सामान्य की भाषा थी, लोग लोग जो बोलते थे, वो है लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत मतलब जिसमें वेद में लिखा गया। ठीक है, कितने वेद हैं? 4। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत किसका भाग है? एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम में क्या पूछा मुझेगा? लौकिक संस्कृत किसका परिवार है? भारोपीय भाषा परिवार है। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि हित्ती या हिट्टाइट किस भाषा परिवार है? भारोपीय। टाइम पीरियड पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 2900 से 2400 BC। ठीक है, या पूर्व, यहाँ हिंदी है तो इंग्लिश में लिखे रहेगा, वहां लिखा रहेगा ईसा पूर्व। ठीक है, ओके। चलिए, प्राचीन में क्या आएगा? लौकिक संस्कृत आएगा, पाली आएगा, प्राकृत आएगा। ठीक है, अपभ्रंश आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? फ्रांसीसी आएगा। अवेस्ता आएगा, ग्रीक आएगा, और लैटिन आएगा। ठीक है, अब कई लोग को देख के लगेगा एग्जाम में कि जो फ्रांसीसी है ये आपको लगेगा कि आधुनिक भाषा है, लगेगा ना? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस पहले विश्व में राज करते, याद है? ब्रिटिश और फ्रांस दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। दोनों ही लड़ते थे और पूरे विश्व में क्या आते थे इन लोग? अपना उपनिवेश बनाते थे। ठीक है, तो याद रखना, फ्रांसीसी, इटली, सॉरी लैटिन, ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनानी लोग। ठीक है, जो आपका आया था नेपोलियन, भारत विश्व को नेपोलियन कैसे बोलते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, है ना? तो फ्रांसीसी अवेस्ता ये ईरान में मिला है, इसी को मैं बोल रहा था। जब बोगज को अभिलेख मिला हमारे यहाँ, वैसे ही वहाँ पे जिंद अवेस्ता, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ईरान का जो ग्रंथ है, हमारे यहाँ ऋग्वेद मिला था, वहाँ अवेस्ता। दोनों की लगभग जो उसमें जो लिखे गए थे वो सब सेम थे। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि हमारा जो सभ्यता है और ईरान की जो सभ्यता है वो लगभग समान रही होगी। ठीक है, देवताओं का भी नाम उसमें मिलता है, लगभग समान। ठीक है, तो ये सारे ग्रंथ क्या हैं? प्राचीन में है। ठीक है, तो प्राचीन भाषा परिवार में कौन से आते हैं? लौकिक संस्कृत,
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक और लैटिन। आधुनिक में क्या आएगा आपका? आधुनिक में आएगा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज बाद में आए थे, अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हिंदी, बंगला, नेक्स्ट है आपका गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, जितने भी आ जाएंगे सब आपको आधुनिक में। असमी, असमिया, ठीक है। इटालवी, फ्रांसीसी, दोनों में आता है, देखना। प्राचीन में भी आएगा, आधुनिक में भी आएगा। फ्रांसीसी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, स्पेनिश और आपका फारसी, ठीक है। मुख्यतः हमको याद रखना है अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, असमिया, ये सब क्या है? आधुनिक भाषा परिवार है, ठीक है, इंडिया के लेवल पे। बाकी फ्रांसीसी, रूसी, जर्मनी, स्पेनिश और फारसी, ये सब भी आधुनिक में आते हैं। तो भारतीय भाषा परिवार में मुख्यतः याद रखना प्राचीन में कौन कौन से आएंगे और आधुनिक में कौन कौन से आएंगे। प्राचीन में हमको याद रखना है, इसको याद रखना, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। फ्रांसीसी दोनों में है, ठीक है, तो ये याद रखना। आधुनिक में याद रखना हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, मराठी, ये सब आधुनिक ही है, अभी भी इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछेगा तो इसको ही पूछेगा या इसको पूछेगा भारतीय में, ठीक है। ये हमारे यहाँ का है नहीं, फिर भी एक बार नजर मार लिए रहना, क्या पता पूछ दे। हालांकि यहाँ से सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आने, पर अगर गलती से आ गया तो आप तैयार रहो, ठीक है, बाकी कोई पढ़ाता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये भारतीय पढ़ लिया हम लोग। नेक्स्ट है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से किस भाषा परिवार में व्याकरण नहीं होता। आप क्वेश्चन लगाना ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चीनी भाषा परिवार, जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार है ना, इसको एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है, और इस भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सी भाषा परिवार का व्याकरण नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट भाषा परिवार हम लोग पढ़ेंगे चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक। चीनी तिब्बती भाषा परिवार को क्या बोलते हैं हम लोग? याद रखना, एकाक्षरी, एकाक्षरी भाषा परिवार, ठीक है। एक अक्षर से मिलकर बना है, इसलिए क्या बोलते हैं? एकाक्षरी, ठीक है। तो चीनी को देखते हो ऐसे लिखते हैं, लाइन डंडा खींच रहेगा, ऐसा रहता है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एकाक्षरी भाषा परिवार। याद रखना, इसका क्या होता है? इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, कोई व्याकरण नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। इस चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य क्या था कि यहां से कोई क्वेश्चन ना छूटे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इनमें से कौन सी भाषा परिवार का व्याकरण नहीं होता। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार का कोई व्याकरण नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं? एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में इसको कहां बोलते हैं? भारत में इसको पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि भारत में भी कुछ क्षेत्र में इसका चलता है। कहाँ चलेगा? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि चीन तिब्बत कहाँ फैला हुआ है? हमारे अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। इसलिए याद रखना, यहाँ पे आपका चीनी तिब्बती कहाँ कहाँ चलेगा? मणिपुर में, मणिपुर में, असम में, ठीक है। उसके अलावा याद रखना, मणिपुर में कौन सी भाषा चलती है? मैते, ठीक है। मणिपुर में कौन सी भाषा चलती है? मैते। अब पूछ देगा मैती भाषा परिवार का संबंध किससे है? तो चीनी तिब्बती से, ठीक है। मैते भाषा का संबंध किससे है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार से, ठीक है। इसके अलावा असम में क्या चलेगा? असमिया, ठीक है। उसके बाद अलावा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में पूरा उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट पूरा, जो हमारा 7 सिस्टर है, उसमें क्या क्या चलेगा? गारो, बोडो, असम में चलता है ना बोडो, असमिया नहीं चलेगा, असम में बोडो चलेगा, ठीक है। सॉरी मैं असमिया बोल देता, असम तो क्षेत्रीय हमारा इंडिया का है, ठीक है। गारो, बोडो, नागा और देवारी, नागा और देवारी, ये सभी भाषा परिवार का संबंध किससे है? आपके चीनी तिब्बती भाषा परिवार से, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, गारो, बोडो, नागा, देवारी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो चीनी तिब्बती। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सी भाषा परिवार का व्याकरण नहीं होता? तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार का व्याकरण नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं? एकाक्षरी भाषा परिवार। भारत में कहाँ कहाँ बोलते हैं?
मणिपुर और असम में मुख्यतः, इसके अलावा उत्तर पूर्व में पूरा चलता है। कौन कौन से भाषा परिवार है? गारो है, बोडो है, नागा है और देवारी है। यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सी भाषा परिवार के अंदर आते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस भाषा परिवार में किस वर्णों की प्रधानता होती है? अनुनासिक। ठीक है, ये जो भाषा परिवार है अनुनासिक वर्णों की प्रधानता होती है। अनुनासिक बता रहा हूं क्या होता है, अनुनासिक। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अनुनासिक, ठीक है, नाक और मुंह दोनों से मिलकर बोलता है। ठीक है, ये है अनुनासिक। देखो अनुनासिक और अनुस्वर अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको जहां पे लगेगा ये क्या है? अनुस्वर। जैसे चंदन, ये चंदन। ठीक है, लेकिन जब च न द न ऐसा हुआ और बिंदी लगा रहेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब नाक और मुंह दोनों में लगे तो वो अनुनासिक। ठीक है, जब केवल बिंदी लग रहे हैं वो अनुस्वर, लेकिन जिसमें चंद्र बिंदु लग गया वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदु प्लस ये डॉट लग जाएगा, अनुनासिक। केवल अगर चंदन रहेगा, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? चंदन, इसको पढ़ेंगे चंदन। ठीक है, हालांकि हम लोग पढ़ने में ऐसे बोल देते हैं, जैसे टमाटर में उसको पढ़ा जाता है टमाटर, टमाटर, हम लोग कैसे बोलते हैं? टमाटर, है ना, ट में डॉट लग रहा है। ठीक है, टमाटर, टमाटर जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे पढ़ा? चंदन। ठीक है, तो ये भाषा का संबंध, एक डॉट लगने से क्या होता है? उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चंदन, चंदन। ठीक है, तो अनुनासिक, जब नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो उसी क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग की बहुलता किस भाषा पर होती है? तो किस में होती है? चीनी तिब्बती भाषा। अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग की बहुलता होती है। बहुलता मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, ये क्या है? अनुनासिक ध्वनि। समझ गए ना? चीनी देवल को देखा वैसे बोलते हैं, चाइनीज वाले को मोमोज खाते उससे पूछना। ठीक है, हाँ, नेपाली लोग भी बोलते हैं ना, तिब्बती वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चीनी तिब्बती पढ़ लिए, अब हो गया। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भी हमारे इंडिया में बोला है, जितने भी साउथ वाले लैंग्वेज हैं, जितने जनजातीय लैंग्वेज हैं, कौन से हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। 13 में हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, अभी तीसरा पढ़ने वाले हैं द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, ठीक है, द्रविड़ में मुख्यतः जो भाषा आएगी, इसके अंतर्गत मुख्यतः जो भाषा आएगा, इस भाषा का नाम क्या है? ओरांव, गोंडी, ओरांव, गोंडी। और जितने भी साउथ के लैंग्वेज हैं, अपना केरल में केरल में कौन सा चलता है? मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। साउथ के जितने लैंग्वेज हैं, साउथ लैंग्वेज पूरे, ठीक है, साउथ के जितने लैंग्वेज सब आ जाएंगे। ठीक है, ओरांव, गोंडी, कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, सब कुछ आ जाएंगे, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारे बीच से कौन सा आएगा? ओरांव, गोंडी। ठीक, एरिया कहाँ होगा? तो एरिया कहाँ पर प्रदेश है? ये दक्षिणी में, दक्षिण इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी पूर्वी श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका, ठीक है, जो उससे लगा हुआ है, किससे? तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में ऊपर पे क्या लगा हुआ है? उत्तरी श्रीलंका, वहां पर जो है उत्तरी श्रीलंका। उसके अलावा लक्षद्वीप, केरल के बगल में लक्षद्वीप। कुछ क्षेत्र हैं एमपी, बिहार, एमपी, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा आपका बलूचिस्तान और सीजी, छत्तीसगढ़। ये कुछ राज्य हैं जहां पे प्रचलित है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ गोंडी चलती है, उरांव भाषा चलती है, इसलिए द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, चलें आगे। हो गया। मुख्य भाषा यहाँ के है संथाली, मुंडारी, जितनी भाषा यहाँ बोली जाती है। हमारे एरिया में क्या बोलते हैं? संथाली झारखंड बोलते हैं,
ठीक है। कोल, छत्तीसगढ़ बोलता है कोल ऊपर में, ठीक है। मुंडा, सारे गोंडी, ये सारे कहाँ में आएंगे, आपके द्रविड़ भाषा परिवार में आएंगे, ठीक है। तो संथाली, मुंडारी, भूमिज, कोल, ये सारे भाषा परिवार किस में आएंगे, द्रविड़ भाषा परिवार में। पूरे साउथ के लैंग्वेज किस में आएंगे, द्रविड़ भाषा परिवार में, ठीक है। इसलिए साउथ क्या बोलते हैं, द्रविड़ की भूमि, है ना, क्योंकि दक्कन का पठार था, इसीलिए भी। चलो, द्रविड़ के बाद नेक्स्ट भाषा परिवार है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसको पूछा है कि इसका अन्य नाम क्या है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का नाम क्या है, आग्नेय भाषा परिवार, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने आ रहे हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, आग्नेय भाषा परिवार, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय भाषा परिवार। रिकॉर्डिंग वाला, ठीक। इसका विस्तार कहाँ है, क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ होगा, म्यांमार, ठीक है। निकोबार, अंडमान निकोबार वाला, ठीक है। कंबोडिया, जहां पे विश्व का 8वां अजूबा है, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ठीक। यहां चलेगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक। यहाँ की मुख्य भाषा क्या होगी, वही रहेगा संथाली, मुंडारी, भूमिज, ठीक है, कोल, ठीक है। हम लोग याद रखना है बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ठीक है, ये वाला बेल्ट। इसके अलावा म्यांमार, निकोबार, कंबोडिया, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रो एशिया है, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ये सब नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। आग्नेय भाषा परिवार किसको कहते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार क्या बोलते हैं, आग्नेय भाषा परिवार, ठीक है। ऑस्ट्रो से रखना ऑस्ट्रेलिया, एशियाटिक एशिया, ठीक है। लगभग देखो इधर चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक नहीं आता है, पर कहाँ जाएगा, कंबोडिया, निकोबार तक जाता है ना, इसलिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचना है, ठीक। कहाँ जाना है, म्यांमार, निकोबार, कंबोडिया तक, कंबोडिया के आगे नहीं जाना है। उसके अलावा बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एरिया में, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा गया, आग्नेय भाषा परिवार, ठीक। तो ये हमारा भाषा परिवार अभी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। ये 13 भाषा परिवार था। अब हम लोग सीधे आते हैं हमारे आर्य भाषा परिवार की ओर, जो हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। ये हम लोग प्राचीन पढ़े थे भारोपीय में, और भी पढ़ते हैं आधुनिक। एक मिनट ना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास क्रम था वो कब से होता है, 1000 ईस्वी से शुरू होता है, ठीक है। चलो पहले हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं ना, इससे समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग बीच में नहीं घुसते हैं, हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। अभी बीच में ले जाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक। एक तो चार्ट बना लो ऐसे, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत 2 भाग होते हैं, संस्कृत भाग 2 भाग था, वैदिक और दूसरा था लौकिक। इस वक्त कौन सा आया, पाली, फिर आया प्राकृत, फिर अपभ्रंश,
फिर अवहट, उसके बाद आएगा हिंदी। तो हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है। ये तो एग्जाम के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्रम से जमाइए, है ना, सीरीज में लगाए, आरोही आरोही क्रम में बोल देगा, हिंदी से नीचे जाने बोलेगा, या संस्कृत से हिंदी को आओ, कैसे विकास क्रम हुआ। तो ये इसके लिए ये बना लो किनारे। अब हम लोग चार्ट में पढ़ेंगे पूरा कि कैसे हुआ है, ठीक है। एक चार्ट बनाते हैं इसमें। देखो सबसे पहले क्या आएगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम में सबसे पहले आएगा आपका संस्कृत, ठीक है, ठीक है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत के बाद संस्कृत का जो समय है वो कब से आता है, 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है। 1500 BC या ईसा पूर्व से 1000, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार का संस्कृत है, वैदिक और लौकिक, ठीक है। 1500 से 1000 और 1000 से 500, 1000 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो जो इसको बोला गया आपका 1500 से 500 के प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, इसको बोला गया वैदिक संस्कृत, ठीक है। अब 1000 से 500 को बोला गया इसको लौकिक संस्कृत। ये एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है। 1500 से 1000 के बीच को क्या बोला गया, वैदिक संस्कृत, क्योंकि इसमें 4 वेदों की रचना हुई थी। अब वो 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये चारों वेद को मिला क्या बोलते हैं, संहिता, ठीक है। लेकिन अगर जय संहिता बोल दिया मतलब वो क्या है, महाभारत, ठीक है। जय संहिता बोल दिया वो क्या है, महाभारत। अगर हिस्ट्री में आता है वो है महाभारत, ठीक है। तो एग्जाम में देख के लगाना, अगर वो संहिता पूछ रहा है मतलब 4 वेद हो, पूछेगा संहिता में संहिता का भाग कौन सा नहीं है, संहिता का भाग कौन सा नहीं है, महाभारत नहीं है, रामायण नहीं है, ठीक है। संहिता का भाग कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। क्योंकि वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी, इस नाम क्या रखा गया, वैदिक संस्कृत, ठीक है। और लौकिक संस्कृत इसके बाद जब आया उसे क्या बोलते हैं, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में क्या होते हैं, लौकिक मतलब लोक धन इक, लोक धन इक से बना है लौकिक। इक क्या है, इसमें प्रत्यय है, ठीक है। लौकिक में क्या है, इक प्रत्यय है। अब इक क्या होगा, छोटा वाला होगा क्योंकि छोटी मात्रा है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ कर देगा कि लौकिक में प्रत्यय क्या है, लौकिक प्रत्यय क्या है, इक, और मात्रा छोटी है इसलिए छोटा ही, ठीक है। तो लौकिक प्रत्यय से बना है लौकिक। अब लोक क्या है, लोक मतलब हमारा जन समान है, जन समान मतलब बोलचाल की भाषा, जो बोलचाल की भाषा थी उसे क्या बोला गया, लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं लौकिक संस्कृत के। लौकिक संस्कृत बोलते हैं ब्राह्मण संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत, इसी को क्या बोलते हैं, उत्तर संस्कृत, ठीक है। ब्राह्मण संस्कृत, उत्तर संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये 3 नाम है, तीनों एक ही, ठीक है। वैदिक में वेदों की रचना होगी, और लौकिक में क्या होगा, लौकिक संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत और उत्तर संस्कृत, तीनों इसी का नाम है। लोक से, लोक मतलब जनता, और जनता क्या होता था, बोलचाल की भाषा यूज करते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था, संस्कृत, प्रॉपर संस्कृत यूज होता था, ठीक है, एकदम खड़ी संस्कृत यूज होता। तो बोलचाल की भाषा यूज हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसमें क्या लिखे गए, इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे जाएंगे, महाभारत, रामायण, ठीक है, उपनिषद, उपनिषद संख्या कितनी है, 108, ठीक है। कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। वेदांत,
कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। पुराण कितने हैं? 18। ठीक है। तो चूंकि इसमें क्या हुआ, ब्राह्मण संस्कृत, ब्राह्मण लोग लिखते थे ये सब वेदांग उपनिषद, कौन लिखे थे? ब्राह्मण लिखे थे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ब्राह्मण संस्कृत। उत्तर संस्कृत क्यों बोलते हैं? इसके बाद आया था। उत्तर मतलब होता है बाद में, उत्तर मतलब आंसर नहीं, यहाँ पे उत्तर मतलब क्या होता है? बाद में। कहीं भी अगर हिंदी में उत्तर लिखा हुआ है तो उत्तर का अर्थ दो चीज होता है, या तो दिशा होगा या बाद के अर्थ में होगा। ठीक है, तो उत्तर संस्कृत का अर्थ क्या होगा? बाद के अर्थ में। उत्तर संस्कृत मतलब बाद में, तो बाद में आया था। किसके बाद में आया था? वेदों के बाद में आया था लौकिक संस्कृत, इसलिए क्या नाम उसका हो गया? उत्तर संस्कृत। ठीक है, उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत किस लिए नाम रखा गया? क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या लिखे थे? आपका उपनिषद, वेदांग, पुराण। ठीक है, ब्राह्मण रचना की थी। ठीक है, और लौकिक संस्कृत क्या है? आम बोलचाल की भाषा में लिखा था, इसलिए क्या बोलेंगे? लौकिक संस्कृत। अगर एग्जाम में आएगा जैसे बन जाएगा ना ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा आपका पाली। ठीक है, संस्कृत में दो भागों में बांटे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका? पाली। पाली में रखना बुद्ध के जितने उपदेश थे, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। ठीक है, अब इसका कब से आएगा? 500 बीसी से 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी, मतलब फर्स्ट एडी शताब्दी, मतलब फर्स्ट एडी। एडी मतलब जब वो जन्म लिया होगा, कौन? ईसा मसीह। ठीक है, तब तक कौन चला था? पाली। ठीक है, और पाली में कौन सा आएगा? बौद्ध धर्म, यानी कि बुद्ध के उपदेश, यानी कि बौद्ध धर्म का की जो भाषा थी, कौन सी थी? पाली। और बुद्ध ने अपने उपदेश के वचन दिए थे पाली भाषा में। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हिंदी के साथ हिस्ट्री पे जुड़ गया आपका। याद रखना, भारत की पहली देसी भाषा किसको बोलता है? पाली को। भारत की पहली देसी भाषा है, भारत की पहली देशी भाषा। ठीक है, देसी भाषा, या इसी क्या बोलते हैं? देशी क्या बोलते हैं? जन। जन मतलब लोग, जन भाषा। जन मतलब लोगों की भाषा। ठीक है, बुद्ध के उपदेश प्रचलित क्यों हुए? बुद्ध को मानने वाले ज्यादा क्यों हैं? जैन को मानने वाले कम क्यों हैं? क्योंकि जैनों ने किस भाषा प्रचलित की थी? संस्कृत और प्राकृत। बुद्ध ने लोकल लैंग्वेज यूज किया था। जैसे मेरे को आपको समझाना है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ में आया? अगर मैं इंग्लिश बोलता समझ में आता क्या? नहीं आता ना। ठीक है, हम आपकी भाषा क्या है? हिंदी। अब मैं समझाऊंगा इंग्लिश, कैसे आएगा समझ में? तो बुद्ध ने क्या समझा? ये संस्कृत से नहीं समझ में आएगा। संस्कृत क्या है? ऐसे ऊपर जाता था लोगों का। ठीक है, और जो पाली था ऐसे घुस जाता था। ठीक है, तो उसने क्या यूज किया? पाली। तो इसलिए लोगों की भाषा यूज किया, जन की भाषा यूज किया। इसीलिए आज विश्व में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो भारत की पहली देशी भाषा या जन भाषा बोलेगा तो कौन सी भाषा है? पाली। ठीक है, पाली के बाद आएगा आपका प्राकृत। ठीक है, पाली के बाद क्या आएगा आपका? प्राकृत। और प्राकृत कौन यूज किया था? नहीं, प्राकृत यूज किया था जैन। हाँ सॉरी, जन बोल रहे, मेरे को जन याद सुनाई दिया था, सॉरी। ठीक है, पाली यूज कौन किए थे? बुद्ध। और प्राकृत कौन यूज किए थे? जैन। ठीक है, अब ये कब से कब चला है? फर्स्ट एडी, यानी कि पहली शताब्दी, पहली शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक। पहली शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, मतलब फर्स्ट एडी से 500 एडी। इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है मेरे को। ठीक है, ईस्वी ईसा पूर्व, काफी एग्जाम में ईस्वी ईसा पूर्व आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बता दे रहा हूँ। पहले शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक। शुरुआत कहाँ से होता है? संस्कृत से। पहले तो याद रखना कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा के जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का शुरुआत कब से होता है? 1500 बीसी से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, याद रखना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से सब होता है? 1500 बीसी से 500 बीसी तक है, 500 बीसी तक। बीसी मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, ये अलग से पूछेगा तो ये 500 तक कौन सा आएगा? देखो 500 ईसा पूर्व तक। ये क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। संस्कृति क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि आर्य लोग आ चुके थे। ठीक है, इसको दो भागों में बांटे हैं, वैदिक और लौकिक।
1500 से 1000 BC और 1000 से 500 वैदिक और लौकिक। वेदों में कौन सा आएगा? 4 वेद, जिसका बोलते हैं संहिता, ठीक है। जबकि लौकिक में क्या आएगा? बोलचाल की भाषा, रामायण महाभारत वेद पुराण, है ना ये। नेक्स्ट आएगा पाली, 500 से पहली शताब्दी और पहली से 500 तक प्राकृत, ठीक है। तो याद रखना, पाली में कौन आएंगे? बुद्ध, और प्राकृत में कौन आएंगे? जैन, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म का प्रचार प्रसार, जैन धर्म का किस भाषा में हुआ है? प्राकृत भाषा में, ठीक है। लेकिन बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में। लेकिन पूछेगा ना, बुद्ध के सारे मैक्सिमम जो अभिलेख मिले हैं प्राकृत भाषा में मिले हैं, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैन धर्म को लोगों ने प्रचार प्रसार किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं मलेच्छों की भाषा। ये और गिरी हुई थी, ये आम जन थे। अब नीचे के लोग, जैसे होता है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र को उस समय क्या बोलते हैं? मलेच्छ, ठीक है। तो मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की भाषा। अब जैन आए, सोचे कि ये तो यूज कर लिया, अब मैं क्या यूज करूं? और नीचे की भाषा यूज किए, ग्रामीण लैंग्वेज जो गांव गली में यूज होता है, ठीक है। तो जैन धर्म वाले आए, महावीर स्वामी बोले मैं जैनों मलेच्छों की भाषा यूज करूंगा, ठीक है। तो बस हमको याद रखना है, प्राकृत का टाइम पीरियड याद रखना है, 1st AD से 500 AD, यानी पहले शताब्दी से 500 ईस्वी तक। और ये जैन धर्म की भाषा प्रचार प्रसार किसने किया था? प्राकृत भाषा में। लेकिन याद रखना, अशोक के सारे अभिलेख मैक्सिमम, बुद्ध के सारे अभिलेख, अशोक के अभिलेख मैक्सिमम, अशोक के ना, बुद्ध के नहीं, अशोक के मैक्सिमम अभिलेख किसमें मिलेंगे? प्राकृत भाषा में, ठीक है। ठीक, इसके बाद आता है प्राकृत बाद अपभ्रंश। प्राकृत बाद कौन सा आ जाएगा? प्राकृत के बाद आएगा आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश का क्या होता है? जब प्राकृत भाषा टूट के बिखरते गई, है ना, वो क्या हुआ? अपभ्रंश बन गया, मतलब टूट गया। इसको क्या बोलते हैं? बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ गया, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में आ गया, ठीक है। अपभ्रंश को क्या बोलते हैं? भ्रष्ट भाषा, भ्रष्ट भाषा, या इसी क्या बोलते हैं? बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ी हुई भाषा। जैसे हिंदी से निकल गया मराठी, राजस्थानी, कौरवी, बिहारी, मैथिली, ये सब क्या है? बिगड़ी हुई भाषा। हिंदी की थी लेकिन क्या हो गई? बिगड़ गई, ठीक है। खाई छू, करू छू, जाय छू, ठीक है। उड़ीसा में जाओगे तो करत तानी, जात बानी, कहाँ चल गया? बिहार में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आओगे तो करथस, जाथस, खाथस। महाराष्ट्र में जाओगे तो क्या बोलेंगे? अलग अलग है ना, एक ही चीज को क्या बोलते हैं? बिगाड़ दिए, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे? बिगड़ी हुई भाषा। इसी क्या बोलते हैं? भ्रष्ट भाषा, ठीक है। इसी का उपनाम क्या है? अपभ्रंश का उपनाम है ना ये, उपनाम, ठीक। इसी को एक और नाम भी बोलते हैं, अविहत्था, अवहट। अच्छा, अपभ्रंश के बाद आता है अवहट। अपभ्रंश के बाद जो नेक्स्ट आएगा, अपभ्रंश के बाद आएगा अवहट, ठीक है, अवहट। इसका भी और बिगड़ा हुआ रूप जो आया उसे बोलते हैं अवहट, ठीक है। इसी बाद आएगा हिंदी, ठीक है। अवहट को अवहट आएगा, अवहट को अविहत्था बोलते हैं, ठीक है। उपनाम क्या है? उपनाम अविहत्था, ठीक है। एक्चुअली याद रखना, अपभ्रंश जो और बीच के हिंदी के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं अवहट, इसे बोलते हैं संक्रांति काल, संक्रांति काल, ठीक है। ये बीच का भाग होता है, मतलब आधुनिक भाषा और अपभ्रंश के बीच का जो क्षेत्र था उसे बोलते थे अवहट। अवहट को अविहत्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रम था। अवहट के बाद क्या आएगा? आपका हिंदी आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, इतना याद हुआ? चार्ट क्रम याद हुआ? हम लोग कहां तक पहुंचे थे? 500 BC तक पहुंचे थे। 500 BC से 900 तक आएगा अपभ्रंश, 500 से 900 तक क्या आएगा? अपभ्रंश AD, और 900 से 1100 तक आएगा अवहट, 900 से 1100 तक AD तक क्या आएगा? अवहट। और 1100 के बाद क्या आ जाएगा? हमारा आधुनिक भाषा, जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा, ठीक है। 1100 के बाद पृथ्वीराज चौहान 4 बार 24 गज वाला बड़े हो गए, या फिर आ जाएंगे आपके 1100 में कौन आ जाएंगे? मोहम्मद गौरी, ये सब लोग आएंगे ना। तो 1100 के बाद क्या आ जाएगा आपका? दिल्ली शासक आ जाएंगे, राजपूत लोग आएंगे,
ठीक है, तब क्या शुरू हो जाएगा, आधुनिक भाषा। इसके बाद क्या आ जाएगा, आधुनिक भाषा मतलब हिंदी, आधुनिक मतलब इसके बाद आएगा हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का विकास ऐसे हुआ है। ठीक है, ये हिंदी भाषा का विकास क्रम था। ठीक, देखो इसको भी ना अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2-3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, विनय कुमार पाठक में पहले बोला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसको बोला था 1500 से 500। दूसरा बोला था इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 चीज था, वैदिक और लौकिक, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लौकिक जो है इसमें योगात्मक और संगीतात्मक था। या लौकिक की जो भाषा थी ये क्या थी, योगात्मक और संगीतात्मक थी। योगात्मक मतलब जोड़ जोड़ के पदों में था ना, 2 पद में था, और संगीतात्मक मतलब मंत्र के रूप में था, संगीतात्मक। ठीक है, तो जो आपका जो लौकिक संस्कृत था, इसकी भाषा कैसी थी, ये जो भाषा थी योगात्मक और संगीतात्मक, मतलब जोड़ पदों में था, और संगीतात्मक मतलब लय रूप में गाना गाते थे। गायत्री मंत्र याद है, नहीं याद है, ठीक है चलो याद रखना। इसमें याद रखना लौकिक संस्कृत में तत्सम शब्दों की बहुलता है। ठीक है, तत्सम शब्द जानते हो, तत्सम शब्द वे होते हैं, तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उसके समान मतलब संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए उसे बोलते हैं तत्सम। जैसे आप क्या बोलते हो, हरिद्रा, हरिद्रा बोलोगे तो क्या होगा, हल्दी, हल्दी हिंदी शब्द है। ठीक है, जबकि हरिद्रा संस्कृत शब्द है। विद्यालय क्या है, हिंदी के है कि शाला हिंदी है कि संस्कृत है, चलो आगे पढ़ेंगे तत्सम में। ठीक है, तो याद रखना जिसमें भी ना संस्कृत शब्द यूज होता है वो क्या है, तत्सम। और तद्भव, तत्सम मतलब तत् मतलब उससे, और भव मतलब उत्पन्न, संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव। ठीक है, जब वहां पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, अभी दिमाग में ज्यादा जोड़ डालते हैं। ठीक है, तो दिमाग तो ज्यादा है नहीं अपने पास, है ना। ठीक है, तो योगात्मक संगीतात्मक कौन सी भाषा है भाई, किसमें यूज होगा लौकिक संस्कृत में। ठीक है, अब पूछेगा तत्सम शब्दों की प्रचुरता किसमें है, तत्सम शब्द की बहुलता, और क्यों है ऐसे बता दिया। तत्सम मतलब उसके समान, तत् मतलब उसके, सत मतलब समान, किस समान, संस्कृत समान। संस्कृत समान किसमें है, संस्कृत में ही है, तो तत्सम शब्द की होगा ही होगा। ठीक है, पूरा संस्कृत तो इसमें ही है, वैदिक संस्कृत में, लौकिक में संस्कृत ही है। ठीक है, तो तत्सम शब्दों की प्रचुरता किसमें है, लौकिक संस्कृत में। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय भाषा। ये जो है ना पाली और प्राकृत, इन दोनों क्या बोलते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये क्या था, प्राचीन, और ये क्या होगा, मध्यकालीन। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास कब से हुआ है, 500 बीसी से 1000 फर्स्ट एडी तक। ठीक है, फर्स्ट एडी तक हुआ है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, आपका प्राकृत आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्राकृत में क्या आ जाएगा, पहले प्राकृत में बौद्ध ग्रंथ रचना होगी, दूसरे प्राकृत में संस्कृत निष्ठ कठिन भाषा जिसमें प्राकृत भाषा आएगा। ठीक है, पहले प्राकृत में पाली आएगा और दूसरे प्राकृत में आपका आ जाएगा संस्कृत कठिन भाषा जिसमें प्राकृत भाषा आ जाएगा। इसमें याद रखना तद्भव शब्दों की बहुलता होगी, किसमें, प्राकृत में। इसमें याद रखना तद्भव शब्दों की बहुलता, तद्भव शब्द की बहुलता होगी। तत्सम शब्द किसमें होंगे, लौकिक में, और तद्भव शब्द किसमें होंगे, प्राकृत में। ठीक है, तद्भव शब्दों की बहुलता होगी। ठीक है, तद्भव का अर्थ क्या है, जन भाषा में रूपांतरण। लोग जो क्या समझते थे, हिंदी समझते होंगे या पाली समझते होंगे, प्राकृत समझते होंगे। ठीक है, तो उस समय संस्कृत समझते नहीं थे, लोगों की भाषा क्या थी, पाली या प्राकृत थी, तो उनके भाषा में रूपांतरित किया गया, संस्कृत को ट्रांसलेट कर दिया गया इसमें पाली या प्राकृत में, जो लोग समझते थे उस समय। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्दों का रूपांतरण। इसलिए तद्भव शब्द किसमें रहेगा, प्राकृत में। ठीक है, पहले तो ट्रांसलेट कौन किया, पाली भाषा में बुद्ध, फिर जैन आएंगे उसको और नीचे ले गया, किसमें, मलेच्छों की भाषा में, मतलब एकदम नीचे ग्राउंड लेवल के लोगों को समझाया। ठीक है, तो संस्कृत को ट्रांसलेट किसमें कर दिया, प्राकृत में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जन भाषा हो गई। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, तद्भव शब्दों में रूपांतरण हुआ, किसमें, प्राकृत भाषा में। इसलिए तद्भव शब्दों की बहुलता किसमें रहेगी, प्राकृत में। तद्भव समझ गए ना, लोगों की भाषा, जन भाषा। ठीक है,
इसीलिए इसका यूज कहाँ होगा, अब नाटक कथाओं के रूप में भी यूज होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि लोग अब समझ लेंगे भाषा को। इसका यूज कहाँ होगा, तब प्राकृत भाषा का यूज नाटक में, कथाओं में इसका यूज होने लगेगा, ठीक है। नाटक और कथाओं में इनका यूज होने लगेगा, मैक्सिमम प्रयोग होगा, बहुत विस्तृत प्रयोग होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट तृतीय प्राकृत, देखो पहले प्राकृत को 3 भागों में बांटा गया। पहली प्राकृत इसी को बोलते हैं पाली, दूसरी प्राकृत को प्राकृत बोलते हैं, तीसरी प्राकृत क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। ये तीसरी प्राकृत भाषा है, ठीक है। तीसरी प्राकृत भाषा को है 500 BC से 9000 या कहीं कहीं 1000 लिखता है, ठीक है। कोई बुक में 900 लिखता है और विनय पाठक में आपका 1000 लिखा हुआ है, तो दोनों देख लेना, 500 से 1000 भी है, ठीक है। एक बुक में 500 से 900 लिखा हुआ था, विनय पाठक में 1000 लिखा हुआ है, तो इसको ऑथेंटिक मान सकते हो आप लोग, ठीक है। अपभ्रंश का काल 500 से 1000 AD, ठीक है। अपभ्रंश जो है बिगड़ा हुआ या इसी क्या बोलते हैं, गिरा हुआ, बिगड़ी हुई भाषा या गिरी हुई भाषा, हाँ, बिगड़ा हुआ रूप ही क्या बोलते हैं इसको, अपभ्रंश को। और अपभ्रंश का यूज कहाँ हुआ था, अपभ्रंश और आधुनिक काल के बीच में कौन सा आता है बताया हूं, अवहट काल। अपभ्रंश और आधुनिक के बीच में कौन सा आएगा, अवहट काल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रांति काल, ठीक है। इसी ये 900 से 1100 के बीच में, ठीक है। 900 से 1100, देखो 500 से 900 है और विनय पाठक में 1000 लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में 1000 नहीं दिया रहेगा, क्या लगाओगे, 900 लगाओगे, ठीक है। अगर 900 नहीं दिया तो क्या लगाओगे, 1000, ठीक है। और दोनों रहेगा तो इसी को लगाना, ठीक है। 100 विवेक का प्रयोग कर लेना, ऐसे करना, ठीक है। ऐसे विनय पाठक में दिया हुआ है, तो ये गवर्नमेंट की बुक है, तो इसको थोड़ा सा मान सकते हो सोर्स, है ना। चलो ठीक है, याद रखना अवहट काल को ही क्या बोलते हैं, संक्रांति काल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अवहट काल क्या बोलते हैं हम लोग, संक्रांति काल, ठीक है। परवर्ती विद्वान, परवर्ती मतलब बाद के विद्वानों ने इसको बोला था। पहला नाम क्या था इसका, अवहट, लेकिन बाद में जो विद्वान लोग आए उन्होंने एक नाम दिया है संक्रांति काल। संक्रांति मतलब होता है बीच का समय। जैसे देखो अपभ्रंश और आधुनिक के बीच का समय क्या है, अवहट। जो आधुनिक हिंदी कहाँ शुरू जाता है, 1000 शुरू जाता है, 1000 AD से आधुनिक हिंदी शुरू जाता है। देखो 900 पहले शुरू जा रहा है और 1100 इसके बाद खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच का काल है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अवहट काल। संक्रांति काल मतलब बीच का समय है, मतलब वो पहले शुरू हो रहा है और बाद में खत्म हो रहा है, बीच का काल है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, संक्रांति काल। तो अवहट काल को संक्रांति काल नाम किसने दिया, बाद के विद्वानों में, इसी क्या बोलते हैं, परवर्ती विद्वान। याद रखना अवहट जो है भाषा जो है एक स्वतंत्र भाषा है। ये क्या है, ये स्वतंत्र भाषा है, स्वतंत्र भाषा है, ठीक है। इस बार आता है आपका लास्ट टॉपिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। 2 मिनट का है, हो गया नहीं, चलिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आते हैं। अब आधुनिक पहुंच चुके हैं हम लोग, आधुनिक को थोड़ा देखना है। इसके बाद आपका जो ये होगा विनय पाठक, आपका 4 चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके, ये आपका एग्जाम का पहला टॉपिक था। हालांकि पीछे से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बताया ना कहां कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, शुरुआत कब से होता है बताया था, 1000 AD से, यानी कि ईस्वी से अब तक जो यूज हो रहा है ये क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, जितने कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि के नाम आप सुने होंगे, सारे कौन सी भाषा कवि हैं, आधुनिक भाषा। इसको भी कई भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब आप मेंस पढ़ोगे तब वहां पे आप पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हमको इतना रखना है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से जो चल रहा है अभी तक, वो क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है। चलिए, अपभ्रंश का प्रयोग जब साहित्य में अधिक होने लगा तो व्याकरण संबंधी नियम बनते गए। इसका यूज कैसे हुआ, आधुनिक भारतीय अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश मतलब बिगड़े हुआ रूप, जब इसका यूज क्या हुआ, अब ग्रामीण लोग करने लगे, जो जन की भाषा बन गई, तो इसका प्रयोग साहित्य में अधिक होने लगा। जब साहित्य में अधिक होने लगा तो उसका व्याकरण संबंधी नियम कानून बनेंगे, जैसे कि मैथिली, ठीक है, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी है ना, अपना साहित्य में यूज हो रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी का अलग साहित्य, अलग ग्रंथ है, अलग व्याकरण है,
वैसे बिहार में भोजपुरी का अलग क्या है, व्याकरण है। तो अलग अलग बिगड़ी हुई भाषा जो थी, अपभ्रंश जो क्या है, बिगड़ी हुई भाषा थी, ठीक है। राजस्थानी लैंग्वेज में अलग साहित्य चलता है, तो सभी भाषा का अलग अलग क्या हुआ, आज का साहित्य में यूज होने लगा, तब सबका अलग अलग क्या होने लगा, व्याकरण बनने लगा। तो क्या वो भाषा बन गई, मानक भाषा का रूप लेने गई। इसी वजह से क्या हुआ, अपभ्रंश का प्रयोग जब साहित्य में होने लगा तो व्याकरण संबंधी नियम बनते चले गए, और नियम कानून से क्या होगा, सभी का अपना अपना व्याकरण बनने लगा। इसी के तहत क्या हुआ, आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ, और आधुनिक आर्य भाषा जो है अलग अलग रूप में आया, जिसके 7 प्रकार है। आधुनिक आर्य भाषा कितने टाइप बांटा गया है, 7, ठीक है। इन 7 में याद रखना, पहला जो है, ऐसा कोई पहला नहीं है, पर 7 भागों में बांटा गया है आधुनिक भाषा को। पहला आपका है शौर सेनी, शौर सेनी। दूसरा है ब्राचड, ठीक है, या इसी बोलते हैं पैशाची। तीसरा है आपका महाराष्ट्री, महाराष्ट्र कवि जो लिखते थे उसको बोलते थे महाराष्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है अर्धमागधी, फिर आएगा मागधी, फिर नेक्स्ट आएगा खस। खस मतलब पहाड़ी, जो उत्तराखंड हिमाचल में यूज होता है, ठीक है। शौर से मतलब पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सा आएंगे, वही राजस्थान वाले क्षेत्र, ठीक है। अभी उतना जानने का आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में शायद ही पूछेगा, ठीक है। ब्राचड़ मतलब है पैशाची। महाराष्ट्री मतलब महाराष्ट्र में जो यूज होगा। अर्धमागधी में क्या आता है, पूर्वी हिंदी, इतना याद रखना है। शौर से में क्या आएगा, पश्चिमी हिंदी, और पूर्वी हिंदी मतलब बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले, ठीक है। अब इसी से जन्म क्या होगा, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का अंदर आता है अवधी, इसके भाग हैं अवधी, बघेली, जो बघेलखंड में होता है आपका, उत्तर कोरिया वाला में एरिया में, कोरिया मंडलगढ़ में बघेली यूज होता है, और एमपी में बघेलखंड पठार में बघेली, और छत्तीसगढ़ी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। याद रखना, पूर्वी हिंदी के 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हम किस में आते हैं, अर्धमागधी के अंतर्गत आते हैं। अर्धमागधी में कौन सी में आते हैं, पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में 3 चलता है, अवध मतलब आपका अयोध्या वाला क्षेत्र, वहां पे कहा जाएगा अवधी, बघेली, बघेलखंड वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके जस्ट नीचे, और उसके जस्ट नीचे हमारा छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और मगध मतलब पूरा बिहार, मगध में चलेगा मगधी, ठीक है। और खस या पहाड़ी, ठीक है। इस 7 भाषा परिवार का अंदर रखना, मुख्यतः 17 बोलियां हैं, ठीक है। इन 7 भाषा परिवार में अलग अलग मिलाओगे, 3 बताया ना, ऐसे सब मिलाओगे क्या है, 17 बोलियां। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा है, ठीक है। 17 बोलियां हैं। 7 भाषा परिवार मिलाकर कितने बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं। अब इन 17 भाषा परिवार में मैथिली पहली ऐसी बोली है जो आपके 22 भाषा है ना संविधान में, उसमें शामिल होने वाली पहली बोली है, ठीक है, मैथिली। ठीक है, एकमात्र बोली है, ठीक है। याद रहेगा। तो 22 भाषा परिवार में शामिल होने वाली एकमात्र भाषा कौन सी है आपका, ठीक, मैथिली। याद रखना, 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी बोलने वालों की संख्या पूरे भारत में कितने हैं, 43%, 43.63% है हिंदी बोलते हैं, ठीक है। जिन जो लगभग कितने हैं, 52.83 करोड़ है, ठीक है। और हिंदी के 5 उपभाषा, देखो 7 क्या है, आर्य भाषा में बांटा गया है, जिसमें 5 उपभाषा है और 17 बोली है। उपभाषा, हिंदी के 5 उपभाषा है, 17 बोली है, और 7 भागों में विभाजित किया गया है। 7 कोई प्रकार नहीं है, आधुनिक भारतीय भाषा को 7 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्षेत्र है, 7 क्या है, क्षेत्र है, जबकि 5 उपभाषा है, और 5 उपभाषा के अंदर कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं, ठीक है। जिसमें एकमात्र बोली कौन सी है, मैथिली, जो कि किसमें है, 22 भाषाओं में शामिल है, 22 भाषा में शामिल है संविधान की, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये कंप्लीट होता है चैप्टर, ठीक। समझ में आया, किसी कोई डाउट, अच्छा लगा। याद रखना कि मैथिली पहली भाषा जिसको स्वतंत्र भाषा दर्जा प्राप्त है, ठीक है, जो संविधान के अनुसूची में 8वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान कौन सी अनुसूची में पूछ सकता है, तो 8वीं अनुसूची,
8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। और 22 भाषा में एकमात्र मैथिली भाषा को क्या है? बोली है, जिसको क्या दर्जा मिला है? स्वतंत्र भाषा का। ठीक है, मैथिली क्या है? एक स्वतंत्र भाषा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।